Hi everyone, I'm Dr. Basili, your orthopedics faculty with Marrow, and it gives me immense pleasure to introduce Dr. Keshav Garg, who has secured rank 6 in his internship attempt in NEET PG 2023. Hi Dr. Keshav, how are you? हेलो सर, आई एम गुड सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे लग रहा है? मतलब इंटर्नशिप अभी पूरी हुई नहीं है, रैंक 6 आ गया है। आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, जब ऐसा टॉप रैंक आता है ना इंटर्नशिप में, तो जो आपके साथ पीजीज और रेजिडेंट्स होते हैं ना सीनियर, हाउ डू दे रिएक्ट टू यू? आई मीन इंटर्नशिप में कर रहे हो काम और फिर आपका अचानक रैंक आ गया, सो कैसे होता है? कांग्रेचुलेशंस, ये आपकी रैंक ली और जाओ वहां पे सैंपल करा के लेके आओ। कैसे होता है? व्हाट इज देयर बिहेवियर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन और उसके बाद वापस वही नॉर्मल सैम्पलिंग करो, रेडियो जाओ, ये सैंपल काम। कोई मिठाई खिलाओ, कोई समोसे खिलाओ, ऐसे कुछ नहीं होता है? हाँ, ये भी हुआ था बट इतना टाइम ही नहीं था। आज मतलब लेबर रूम था तो इतना टाइम नहीं मिला। So how does it feel after securing rank 6? Is the feeling like has the feeling settled in या अभी भी आप confusion में हो? सर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है सर, ऐसे नम फील हो रहा है। And आपसे बात कर रहा था, I realized that you are preparing for INI set. You are still preparing for INI set, and you have recently given the INI set mock exam, where you got a rank of सर 46। awesome. Awesome. So let me ask you in terms of your utilization of Marrow as your preparation tool. I realize that you have been heavily relying on the grand tests that come on Marrow, and you have been using it to gauge your performance and to tweak your performance and fix your weak areas. So, how many grand tests did you give, Keshav? सर आई गिव 8 ग्रैंड टेस्ट ऑन मैरो। 8 grand tests on Marrow. And looking at your grand test scores, can you show the chart? I see that you have been averaging around 140 or 150 marks. And suddenly in this NEET PG exam, what was your score? कितने आए आपको? सर 716 थे, 183 करेक्ट था सर। 183. So around 140 and 150 score से आप 183 पे jump करिए. ये कैसे हुआ? What did you do in the last few weeks before the exam where your score suddenly jumped so high? सर लास्ट फ्यू वीक्स में सर एक तो मैंने पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट्स के दोबारा से किए थे। और ऐसा हुआ भी था कि बहुत सारे डायरेक्ट रिपीट्स आए थे इस बार, या फिर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम थे जो आए थे। और उसके अलावा मैंने हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाए हुए थे, 5 to 6 पेजेस में, जो कि 1 to 2 आवर में रिवाइज हो सके। तो वो रिवाइज किया था और पीवाईक्यूज किए थे, मेनली ये किया था लास्ट के 2 वीक्स में। So you made notes of notes. यस सर। So एवरी even टाइम more आई concise. डिड यस every time I did the revision, I used to decrease the size of my notes. तो I क्या करते used थे? to पेज फाड़ के फेंक revise. देते थे बुक से? I No, sir. I used to revise in a active recall method, and the points which I couldn't remember, I used to note them on the first page of the notebook, and in the अच्छा, next revision, I used to revise that first page only. अच्छा, ओके। सो एवरी टाइम हर रिवीजन के एंड में यू वुड नो कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रिवाइजिंग पहले वो रिवाइज कर लें। ऑसम। सो दैट वुड Yes, sir. एसेंशियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम यू वुड नीड फॉर ईच सब्जेक्ट टू रिवाइज। Yes, sir. ऑसम। सो सपोज फर्स्ट टाइम अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ने अगर 10 घंटे लगते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इट वुड हैव टेकन यू अराउंड 8 आवर्स, देन 5 आवर्स, देन 4 आवर्स, देन 2 आवर्स, देन 1 आवर्स, ऐसे Yes, sir. धीरे-धीरे टाइम कम हो गया। दैट वे यू कुड रिवाइज Yes, sir. ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स इन द लास्ट फ्यू डेज। Yes, sir. In the last revision, I revised 14. I revised 19 subjects in 4 days, 4 दिन में 19 के 19। and after that, yes, sir. उसके बाद ऑसम। I just did the PYQs. So you heavily relied on the notes of your notes and the previous year questions, and आपको लगता है कि that was the game changer for you in your preparation. Yes, sir. Yes, sir. Okay. जब भी फर्स्ट रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सोच के पढ़ना है कि लास्ट के 10 डेज में क्या पढ़ना है। पूरा फोकस उस पे रखने की लास्ट के 10 डेज में हमें क्या करना है, ये सोच के मैं पढ़ता था। Right, absolutely. That's a wonderful thing because I remember like 2-3 years ago when I made a video in terms of key how to use Marrow. I started with this idea and I told them कि whatever you do, whatever you're preparing, आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, आप कितना भी याद कर रहे हो, you just have to understand कि if you cannot do this again a few more times before the exam,
all of this is going to get wasted. So you have to start preparing and keeping what you will do a few days before the exam in mind. अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपसे आखिरी दिनों में रिवाइज नहीं होगा, तो बेटर है कि उसको मिनिमाइज करके छोटा करके पढ़ो या तो छोड़ दो, बिकॉज यू कांट डू एवरीथिंग, एंड दैट इज अ वेरी हार्ड Yes, फैक्ट दैट यू हैव जस्ट प्रूव्ड, राइट। awesome. तो अब मुझे ये बताओ कि इन ग्रैंड टेस्ट, राइट, सो इन ग्रैंड टेस्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस फियर ऑफ गिविंग ग्रैंड टेस्ट। उनको लगता है कि पहले हम पूरे सब्जेक्ट पढ़ लें और पहले फिर पूरी फर्स्ट एक रिवीजन भी कर लें, उसके बाद वी विल स्टार्ट डूइंग द ग्रैंड टेस्ट। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर थीसिस विद दिस, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड योर जूनियर्स टू डू? मैंने जून में मेनली स्टार्ट किया था इंटर्नशिप के टाइम पे प्रिपरेशन, एंड जून के एंड में मैंने अपना फर्स्ट जीटी दिया था। तो वही होता है कि सब सोचते हैं कि जब एक बार सिलेबस हो जाए तब जीटी देना चाहिए, बट आई थिंक कि स्टार्टिंग से ही जीटी देना चाहिए, बिकॉज एक चीज़ है कि आपको 3.5 आवर्स बैठने की आदत होनी चाहिए। नहीं तो एंड तक ये होता है कि यही यही नहीं हो पाता कि 3 आवर्स बैठ पाओ इतने पेशेंटली कि हम सारे क्वेश्चन पूरे पढ़ पाएँ। तो एक तो उसमें बहुत हेल्प होता है, और उसके अलावा जीटीज़ बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में कि आपको नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। क्योंकि इंटर्नशिप में आप इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ होते हो कि आप अभी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ो, बाद में कौन से पढ़ो। तो उसके लिए मैं जीटीज़ यूज़ करता था कि जीटीज़ देता था, जो मेरे बॉटम 3 सब्जेक्ट्स होते थे, नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए वही 3 सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर नेक्स्ट जीटी दोगे तो वो सब्जेक्ट्स आपके ठीक हो जाएँगे, कुछ और बॉटम 3 में आ जाएँगे, तो फिर उन बॉटम 3 को करता था। Okay, so the reason he's saying 3 weeks because क्योंकि GT renew होता है every 3 weeks को, we have a new GT on Marrow app, so he would plan his revisions according to that. So that you're talking about GT analytics ना, आप GT analytics की बात कर रहे हो, when you give a GT your score is analyzed and it shows your weak and strong subjects based on your performance. तो जो भी आपके weak subjects थे 3 bottom पे, उसको पकड़ के आप revise कर लेते in the next 3 weeks, continuing your preparation, and then the next grand test those यस, 3 subjects will become relatively stronger, and then you will identify your new 3 weak subjects and then you will work on them. ऐसे करके धीरे धीरे आपने पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया, right? So I think that is a very यस objective सर। way of preparing without wasting a lot of time in reading things that you already know. हमको होता है ना, we usually are in our comfort zone. Whenever we are reading we would want to go to the subject we are already good at, and we keep going to it again and again क्योंकि it makes us feel good about ourselves. We don't want to touch the subjects that remind us of what we have forgotten and the amount of strength energy we have to put in. For me it was biochemistry and PSM. They were these subjects that I was always afraid of touching, and I constantly told myself कि नहीं नहीं ठीक है, आता है, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा. But if you have something objective in front of you कि यार ये तेरे bottom subjects हैं, you need to work on it, I think that will give you a good idea of what you should be doing rather than reading stuff that you know. Now about grand tests and the review of the questions, ठीक है, I want to understand this because बच्चों को लगता है, students they tell me कि सर बहुत मेहनत होती है सर, पूरे क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करेंगे, टाइम कहाँ मिलेगा, हाउ वुड यू डू दिस, आप कैसे रिव्यू करते थे? सर मैं एक दिन में ना करके 40 क्वेश्चंस पर डे करता था, और 5 डेज़ में पूरा रिव्यू हो जाता था। ओके, एक दिन सो में तो आप बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में पूरे नहीं हो पाते थे ना, और अगर होते भी तो आई थिंक यू वुड नहीं हैव सर। बीन, यू हैव गॉटन वेरी बोर्ड ऑफ इट। यस सर। सो सो मतलब अगर आप सब यू क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उनका एक्सप्लेनेशंस कर रहे हो, तो आपके पास लेट्स से 50 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपके पास 50 नए टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते 50 नए टॉपिक्स, तो उसको डिवाइड करके सो व्हाट वाज बेटर है। योर, व्हाट वाज योर अप्रोच टू दिस? अभी आपने क्वेश्चन किया, लाइक जीटी हो गया, एंड यू वुड रिव्यू ईच क्वेश्चन, राइट, वेदर यू हैव गॉट इट राइट और रॉन्ग, यू वुड रिव्यू इट आइदर वे। यस सर। अगर राइट होता था तब भी रिव्यू करता था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता था कि 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस टाइम पे इंटेलिजेंट गेस से जो सही लगा वो मार्क कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम हम फुल श्योर हों उस आंसर के, तो उसके लिए मैं पढ़ लेता था उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि नेक्स्ट टाइम 2 में कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पे टाइम बच जाए। ओके, सो ऑब्वियसली आपको जो रॉन्ग आता था वो तो पढ़ते ही हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट यू डोंट नो दैट, आपको पढ़ना ही है। बट जो राइट आता है और फिर भी पढ़ते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हैव बीन पिकिंग अप फ्रॉम टॉपर्स लाइक योरसेल्फ एंड आल्सो रैंक वन डॉक्टर आरुषि। शी वाज सेइंग कि रैंक करेक्ट आता भी है तो शी वुड गो बैक एंड चेक इट बिकॉज शी वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ शी गॉट इट राइट, वाज इट आउट ऑफ अ फ्लूक और अ गेस, और was it the concept or knowledge she already have had, because she wanted it to be a spinal reflex to get it to the right answer rather than guessing on the exam. Now what about you getting the questions wrong, जो आपके गलत हो जाते थे, उसका क्या करते थे आप? सर उसमें मैं देखता था कि अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता था और उसको नोट्स में ऐड कर लेता था।
और जो प्रीवियस ईयर नहीं होते थे उनमें मैं देखता था कि कितने परसेंट लोग करेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 30 टू 40% लोग से ज़्यादा वो करेक्ट कर रहे हैं तो फिर मैं नोट्स में ऐड कर लेता था। और अगर इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी फ्यू परसेंट ऑफ पीपल वर गेटिंग इट राइट, आई वाज लाइक तुम क्या करते थे? सर फिर मतलब एक बार पढ़ पढ़ के छोड़ देता था कि अगर पेपर में आया तब याद रहा तो ठीक है, नहीं तो मतलब इतना कंटेंट इकट्ठा नहीं करना था। Right. I think that is a perfect strategy. You because this is a competitive exam where you're competing with your peers, you would want to see कि कितने लोग इसको आंसर कर पा रहे हैं. Is it something that almost everyone knows? Am I the only one who doesn't know this? तब तो you should definitely try to figure it out. If it is something that not a lot of people know, तो फिर उनको ही नहीं आता है तो मुझे भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है ना, जाने दो. Because you can't keep reading everything, and I keep telling the students कि medicine, the information in medicine is an ocean of information. You should segregate it. You should understand क्या पढ़ना है and उससे ज़्यादा important कि क्या नहीं पढ़ना है. And this is a very smart way of doing it. And I think the question bank and the grant test give you these scores and these percentages not to scare you, but to help you understand the reality कि कितने लोगों को इसका आंसर आता है. बेटा आपको भी इसको पता लगाना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन दैट परसेंटेज इज गिवन. देयर वाज अ टाइम व्हेन सम स्टूडेंट्स दे मैसेज्ड मी एंड सेड कि सर इसमें जो मार्क्स आता परसेंटेज आता है ना कि 80% पीपल गॉट दिस राइट एंड यू गॉट इट रॉन्ग, इट यूजुअली अंडरमाइंड देम और मेड देम फील बैड अबाउट देमसेल्व्स. बट दैट वाज नॉट द एम. द एम वाज टू हेल्प यू रियलाइज कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू डोंट नो दिस. एंड आई थिंक यू हैव given a very good explanation of why that was relevant. Now, in terms of group studies and solving grand tests together and discussing, there was this one common thing I noticed among toppers, Keshav, कि जैसे grand test हो जाता है, they would sit down and discuss with their friends and partners to prepare, who were preparing with them. आपका कुछ ऐसे preparation में, did you have any partners who you were discussing with, preparing with, to keep pace in your preparation? सर जीटीज़ में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं था, बट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा होता था कि सेकंड थर्ड ईयर में मेरा फ्रेंड है कृष्णाशीष, उसके साथ मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करता था। ऑल्सो जब कोविड टाइम था तो हम कॉलेज में नहीं थे, घर पे, तो हम रोज़ फ़ोन पे एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते थे। तो ऐसे हमारा था कि हम डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर में भी ये था कि हमने इनिशियली अपनी-अपनी खुद प्रिपरेशन की थी, बट लास्ट में हमारा 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था। हम लास्ट के 3 महीने एक साथ बैठ के सब रोज़ हमारा डिसाइडेड होता था कि आज ये टॉपिक पढ़ाएगा। क्योंकि जब वो पढ़ाने वाला होता है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फिर, और उससे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं, और एक बार अगर किसी को पढ़ा दो फिर याद हो जाता है, और अगर सामने वाला पढ़ा रहा है उससे एक बार सुन लो, तो जाकर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये वाली चीज़ बहुत सही लगती थी। इसके लिए मतलब मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ-कुछ लेक्चर्स भी लेता था मेडिसिन के, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट जिससे मेरा मेडिसिन जल्दी से रिवाइज़ हो जाए। तो इस वजह से मुझे इंटर्नशिप में मेडिसिन पढ़नी भी नहीं पड़ी थी। Bilkul. So looking at your GT analytics, I've seen that medicine and ENT were your strongholds. You were very good at medicine and ENT. Awesome. Okay. What were your weakest subjects? कौन से आपके सब्जेक्ट सब में वीक थे? सब वीक सब्जेक्ट्स में सर पीएसएम था, एनेस्थीसिया एंड साइकियाट्री एंड बायोकेम। ये 4 महीने, Okay. एंड फोरेंसिक आल्सो, ये बॉटम 5 थे। So I think you have just spoken universally for सब students. सबके यही कमजोर होते हैं. तो सर इसमें Anyways, मतलब मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। मल्टीपल रिवीजन. ओके, सो मेरे को एक और चीज आपसे बात करना था कि ये यू वर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड टेस्ट एंड रीडिंग द एक्सप्लेनेशन, right? So I want your honest opinion regarding the explanations given to the questions in grant test on the Marrow app. What was the kind of quality in terms of explanation? Not only the answer to the question, but also the information around that topic that was being discussed in the question. आपको कैसे लगा, उसकी क्वालिटी कैसी थी? सर एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे थे कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लो तो आपको वापस नोट्स पे या बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें इतना इनफ था कि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो उतने एक्सप्लेनेशन से सॉल्व हो जाएँगे। So do you think it was to the point, just referencing around the information that you needed, or it was just unnecessary copy paste from textbooks? नो, इट वाज़ ऑन पॉइंट कि On point. जितना चाहिए उतना था उसमें। Okay, awesome, awesome. So apart from topping exams and acing your career, what else do you do to spend time? आपके hobbies कुछ हैं? How do you bust stress? सब क्रिकेट खेलते हैं फ्रेंड्स साथ में मेनली तो। खेलते जब हैं या खेल नहीं देखते पाते हैं? तो खेलते भी हैं सर, देखते भी हैं। अब जैसे इंटर्नशिप में खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं था तो कोई मैच हो रहा है तो ट्राई करते थे कि एक साथ बैठ के देखें।
एक साथ बैठ के देखें. Awesome, awesome. So your parents must be very, very proud of you, and we indeed all are at Marrow that कि आपने इतना अच्छा रैंक इंटर्नशिप के अटेम्प्ट में ला लिया. So what are your future plans now? Do you want to continue preparation for INI set? Yes, yes, sir. I'm preparing for INICT. Right, awesome, awesome. So अगर आपको नीट पीजी में लेना पड़ता है तो what would you take as your residency? So MD medicine. MD medicine. Huge fan of medicine. And अगर INI set में टॉप रैंक आती है तो So तब भी लेनी तो सब मेडिसिन ही है सर. पाथवे चेंज नहीं करना है, सिर्फ शायद कॉलेज चेंज कर लेंगे. Great. हाँ जी सर. It was so nice talking to you, Dr. Keshav, and thank you for sharing your strategy in terms of how to use the GT and how to review the questions and how to discuss and how to improve your overall preparation by understanding what your weak areas are. It was so nice talking to you. I wish you all the best for your amazing future and have a good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.